अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम नूरुल हादी के नावल रस्म वफ़ा को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। अम्मी दानिया घर में दाखिल होते ही रोजीना को आवाज़ देने लगी। आय हाय लड़की, कुछ हौसला कर, क्यों चिल्ला रही है इतना? ऊपर है तेरी माँ। अपने कमरे से निकलती इसके पुपकताए हुए लहजे में बोली थी। अम्मी ऊपर क्या कर रही हैं? दानिया ने पूछा था। कपड़े धोए थे, वही उतारने गई है, उन्होंने जमाई लेते हुए कहा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और आपने इन्हें छत पर भेज दिया, दानिया ने दबे गुस्से में कहा था। ज्यादा थानेदारी ना बांध, दिमाग खराब करके रख दिया है दोनों माँ बेटी ने, वो गुस्से से बोलती हुई अपने कमरे में वापस चली गई। दानिया अफसोस से इन्हें देखती रह गई, फिर अपना पर्स वहीं कुर्सी पर रखती ऊपर छत की जानिब चल दी। अम्मी आप क्यों मेरी बात नहीं मानती? अपनी माँ को थकन से बेहाल देखकर इसने इनके हाथ से कपड़े लेते हुए कहा था। आज तुम इतनी जल्दी आ गई, इन्होंने इसे देखकर मुस्कुराकर कहा। बात को पलटे मत, बताएं क्यों धोए कपड़े? जब मैंने कहा था आपको कि आज आराम करें, इसने कड़े तेवरू से पूछा तो इसने इसे देखकर मुस्कुराई। अब हंस क्यों रही हैं? दानिया जिद हो गई थी। तुम्हारे अब्बू भी ऐसे ही गुस्सा करते थे जब मैं इनकी बात नहीं मानती थी, उन्होंने जबरान नज़ीर को याद किया। अब्बू आज होते तो आपको ये सब भी करना नहीं पड़ता। अम्मी अब्बू क्यों चले गए इतनी जल्दी? दानिया रोते हुए इनके गले लग गई। दानिया रोते नहीं है, वो इनके गले लग गई। बेटा, कुछ चीज़ों में हमारा इख्तियार नहीं होता, ये अल्लाह के फैसले होते हैं, वो ही बेहतर फैसला करता है शायद इनका और हमारा साथ इतना ही था। वो दानिया को साथ लगाई से समझा रही थी। रोजीना और जबरान की पसंद की शादी थी। दानिया 10th स्टैंडर्ड में थी जब एक रात जबरान खामोशी से आंखें मूंद गए। इनके जाने के बाद दोनों माँ बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई। दानिया को स्कूल छोड़ना पड़ा। एक सरकारी स्कूल से इसने अपना मैट्रिक दोबारा किया। असमत आरा इसकी फूफो जो तो के तलाक के बाद अपने नालायक बेटे के साथ इन्हीं के घर में रहती थी, घर की मालकिन बन गई। रोजीना जो इतना एतमाद रखने वाली औरत थी, इस चालाक सी औरत को समझ न पाई। बज़ाहिर ऐसा लगता था वो इन दोनों का खर्चा उठा रही हैं, मगर असल में वो दोनों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही थी। रोजीना फैशन डिज़ाइनिंग में माहिर थी। असमत आरा ने रोजीना के हुनर को इस्तेमाल करते हुए 5 सालों में एक बड़ा बुटीक बना लिया, जिसका कमोबेश फल ही रोजीना को मिलता था। वो दानिया को पढ़ाई का खर्चा उठाने का ताना देकर इनका मुंह बांध ही रखती थी। कुछ दिनों से रोजीना की तबीयत खराब थी, तो दानिया इन्हें हर काम करने से रोक देती थी। वो यूनी के बाद पार्ट टाइम में एक एकेडमी में ट्यूशन पढ़ाती थी, जिन पैसों से वो अपना और रोजीना का ऊपर का खर्च पूरा करती। इसका यूनी का आखिरी साल था। वो पूरी उम्मीद थी कि अच्छी जॉब के बाद वो अपने घर के हालात दुरुस्त कर लेगी। उम्मीद बेटा, नीलम बेगम ने अपने कमरे से इसे पुकारा था। उम्मीद जो कि कमरे से कुछ फासले पर खड़ी फौरन कमरे में आई। आपने बुलाया आंटी? इसने कमरे के दरवाजे के पास खड़े होते पूछा। उम्मीद बेटा, कितनी बार कहा है मुझे अम्मी कहा करो। बेशक मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी इकलौती दोस्त की बेटी तो हो, तुम इसकी अमानत हो मेरे पास। क्या मुझे इतना हक नहीं दोगे कि मैं तुम्हें माँ के लिबास को? कैसी बातें करती हैं अम्मी, मेरे सब रिश्ते तो आपसे जुड़े हैं। इनके हाथ थाम कर उम्मीद ने कहा था, तो उन्होंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा। चलिए बताएं, मुझे याद क्यों किया जा रहा था? इसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। 2 दिन बाद हमें शहर के लिए निकलना है, तो मैं सोच रही थी एक बार जाकर अपनी नंद से मिल आऊं। बस इसीलिए तुम्हें बुलाया था ताकि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन अम्मी, मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, उम्मीद ने झिझकते हुए कहा था। बेटा, वहाँ कौन से इंसानों की फौज रहती है, बस दुर्दाना और उनकी बेटी ही है। अम्मी, इनके शोहर नहीं रहते वहाँ? उम्मीद ने पूछा। बेटा, इनके शोहर का इंतकाल हो गया पिछले साल, उन्होंने अफसरदा लहजे में पूछा था। बताया था इसे। अम्मी, आप अफसरदा ना हो, बताएं कब जाना है? बस अभी जाना है। तुम ऐसा करो, कपड़े बदल लो और अपना एक सूट रख लो, कल वापसी होगी हमारी, नीलम बेगम ने कहा। तो वह सर हिलाती हुई कमरे से बाहर आ गई। अभी कमरे से बाहर आई ही थी कि सामने से आता बाज से जानबूझ कर टकराया। कहाँ जा रही है उम्मीद? उम्मीद ने इसे पीछे हटते हुए घूरा था तो उसे देखकर पूछने लगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दोबारा मेरे रास्ते में मत आइएगा, वरना मैं अम्मी को सब बता दूंगी, समझिए आप? उम्मीद ने दबे दबे गुस्से से धमकी दी। वो सीढ़ियों की तरफ मुस्कुराकर इसे देख रहा था। उम्मीद इसे इग्नोर करती अपने कमरे में चल पड़ी। हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाली अब हमें ही आंखें दिखाएंगे, वो गुस्से से बोलता अपने कमरे में चल दिया। इसका दिमाग कुछ नई साजिश बुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज हमारी शादी है, खुशी से भरपूर लहजे में उसकी जानिब झुक कर बोला।
क्या कर रहे हैं? सब इधर ही देख रहे हैं। इसने शर्माते हुए सर को मजीद झुकाया। ये तुम शर्मा रही हो? वो हैरान हुआ। मैं दुल्हन हूँ तो शर्माऊंगी ना। झुके सर के साथ जवाब दिया। ये ख्वाब है या हकीकत? वो अपनी जगह उठते हुए बोला। चुप करके बैठे हो, ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करो। उसके हाथ पकड़कर बिठाती सख्त लहजे में बोली थी। वो खामोशी से वापस बैठ गया। ऐसे शर्माया ना करो, मुझे लगने लगता है मैं फिर कोई ख्वाब देख रहा हूँ। वास्ता से बोला तो उसकी जानिब देखकर हंसी थी। हंस क्यों रही हो? इसने पूछा। मौलवी साहब आ गए, इसने सर झुकाते हुए कहा। तो मौलवी साहब स्टेज पर आकर एक सोफे पर बैठ गए। उन्होंने निकाह पढ़ना शुरू किया, मगर इससे पहले कि वो कबूल है कहता, इसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई इसे पुकार रहा था। इसने इधर उधर देखा। अचानक ही वो पानी में नहा गया। वो हड़बड़ा कर उठा। क्या कर रही हो? इतना बहुत अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। वो मंदी मंदी आंखों से सामने खड़ी एलिज़ा को देखकर बोला। वो मुसलसल हंस रही थी। आपकी मिस खड़ूस क्या कह कर गई हैं? अगर आप मीटिंग में लेट हुए तो अपने ख्वाब ही समझिएगा। इसने हंसते हुए कहा। तो जल्दी टाइम देखता बेड से उतरा था। आज तो तू गया रोमियो, उससे कहता वो ड्रेसिंग रूम की जानिब भागा। एलिज़ा की हंसी इसे अंदर तक सुनाई दी। ये मेरी बहन है या इसकी? मुंह बनाकर कहता वो जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद वो नक्शा तैयार डाउनटाउन में अपनी मतलूबा बिल्डिंग के सामने था। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और मॉल में बने रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। इसे वहाँ सामने बैठी नजर आई। अपने मखसूस होलिये में ब्लैक पैंट कोट, वाइट शर्ट में तैयार, बाल खुले छोड़े हुए थे। इसके चेहरे की संजीदगी से अपने काम को सीरियस दिखाई देती थी। वो यहाँ इस मॉल की डील के लिए आई थी। वो हेलो करते इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आधे घंटे की डीलिंग के बाद वो इस माल की मालकिन बन चुकी थी। वो मुस्कुराकर पेपर्स मार्क जॉर्ज माल के साबका मालिक से ले चुकी थी। इसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट तभी आती थी जब वो अपनी पसंदीदा चीज़ हासिल कर लेती। मार्क ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जिसे रोमियो ने थाम लिया। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मार्क, दिस डील विल प्रूफ इन अ न्यू बिगनिंग ऑफ योर सक्सेस। इसे कहता वो अपने मिस क्रूज के हमरा माल से बाहर निकल आया। मुबारक हो, धीमे से इसके कान में बोलकर वो मुस्कुराकर पीछे हुआ। रोमियो कहते कहते खुद को रोमियो समझने लग गए हो। मुझसे दूर रखकर बात किया करो, वरना जानते हो मैं जानता हूँ मिस खड़ूस ब्लैक बेल्ट हैं और अपना ये हुनर मुझ पर आजमाने का मौका ढूंढती हैं। वो मुंह बनाकर कहता कार का दरवाज़ा खोलने लगा था। जानता था इसकी मिस खड़ूस मुस्कुरा रही होगी, मगर मुड़कर इसे देखने की बजाय वो ऐसे ही तस्वर में से मुस्कुराता दिखता रहा। अगर वो मुड़ता तो वो यकीनन संजीदा हो जाती। चलती हुई इसके पास आई और कार में बैठ गई। तुम्हारी मिस क्रूज को तुम्हारा इस रूप से ही मोहब्बत है। दिल में उससे मुखातिब हुई थी। फिर रुख इसकी जानिब मोड़ा जो अपने अधूरे रह जाने वाले ख्वाब के बारे में बता रहा था और साथ साथ ड्राइव भी कर रहा था। यस मॉम, अपने पिए को खामोश रहने का इशारा करते इसने फ़ोन पिक किया था। बेटा मैं दूधाना पप्पू की तरफ जा रही हूँ आज। तुम कब तक फ्री हो जाओगे? माँ मैं आज दुबई जा रहा हूँ, वो 2 दिन बाद वापस आऊँगा। आप ड्राइवर के साथ आ जाइएगा, शांजल ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। इनका बेटा हमेशा ही बिजी रहता था। उन्होंने कोई बात नहीं की और अल्लाह हाफिज़ कहकर फोन बंद कर दिया। शांजल फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। शांजल ने आने वाला था, मगर वो अपने अगले प्रोजेक्ट की वजह से इसे अर्जेंट दुबई जाना पड़ा। वो जाना माना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था। यंग एज में ही वो इस जानिब आ गया था। 2 साल पहले इसके वालिद ज़मींदार चारक हुसैन इस दुनिया से कूच कर चुके थे। इसके चचा और दादी ने इस गांव में अपने वालिद की जगह संभालने बहुत जोर दिया था, मगर वो ना माना। इसे गांव की ज़िंदगी कबूल नहीं थी, मगर ये ऐसा नहीं था कि गांव वालों को नज़रअंदाज करता था। इनकी ज़रूरतों का इंतज़ाम भी वही करता था। इन्हें ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करता था। अरबाज इसके चचा का बेटा था। चचा का बेटा जो था तो उससे 5 साल बड़ा था, मगर शांजल हवेली का पहला वारिस कहलाता था। यानी बात अरबाज को इसके खिलाफ कर रही थी। हर बुरे काम में मुलव्वस होने के बावजूद अरबाज इतनी जान पहचान बना ली थी कि वो अपनी ताई पर 2 बार हमला करवा चुका था। वो दोनों बार बच गई थी, मगर आखिरी हमले में उम्मीद और शुमाइला इनकी दोस्त इनके साथ थी। न जाने कैसे वो खुद बच गई और शुमाइला इस हादसे में चल बची थी। उम्मीद के सर पर चोट आई थी। 2 दिन बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आया तो इसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था। नीलम बेगम ने ही इसे इसका नाम और इसका खुद से ताल्लुक़ बताया। तब वो इसके साथ
थी। नीलम बेगम ने इन 2 हमलों के बारे में शाहनजल से छुपाया था। वो खुद नहीं जानती थी सबके पीछे कौन है। शाहनजल को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। उम्मीद बीता चले। शाहनजल से बात करके वो उम्मीद से पूछने लगी, जी अम्मी चलें? वो कहकर इनके साथ चलने लगी। तभी घर में दाखिल होता अरबाज खान जानबूझकर इससे टकराया। वो फौरन संभली थी। अरबाज पर एक गुस्सेली नजर डालकर वो बाहर निकल गई। वो मेरी दोस्त की बेटी ज़रूर है, मगर मेरी बेटी की हैसियत से मौजूद है। इसके साथ ऐसी किसी बदतमीजी की तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी, समझे तुम? वैसे मुसलसल उम्मीद को घूरते देख नीलम बेगम ने इसे गुस्से से वार्न किया था। बड़ी अम्मी, मैं गलती से टकराया था। इसने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा, मुझे जो कहना था कह चुकी। अब तुम्हारी कोई शिकायत मेरे पास आई या मैंने तुम्हें उम्मीद के इर्द गिर्द देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ये कहकर उम्मीद के पीछे चल पड़ी। अरबाज गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बींच कर रह गया। फिर शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो अपना मोबाइल निकालकर किसी को फ़ोन मिलाने लगा। यस डैड, वो जो माजी की यादों में खोया हुआ था। फ़ोन रिंग होने पर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। हाशिर बेटा, तुम्हारी मॉम कब से तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं, तुम पिक क्यों नहीं कर रहे? इनकी बात पर इसने अपने पर्सनल मोबाइल को चेक किया जो साइलेंट पर लगा था। सहर बेगम की 15 कॉल देखकर वो शर्मिंदा हुआ। सॉरी डैड, वो फ़ोन साइलेंट पर था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मॉम कहाँ है? इसने वजह बताकर सहर बेगम का पूछा। यही है, लो बात करो। उन्होंने फ़ोन सहर बेगम के हवाले किया। हाशिर बेटा, कब तक माँ बाप से दूर रहना है? हमें क्यों सजा दे रहे हो? इनका भीगा लहजा हाशिर को मज़ीद शर्मिंदा कर गया। आज वापस आ रहा हूँ। वो जानता था वो यही जुमला सुनना चाहती हैं, इसलिए इसने इनकी खुशी की खातिर वापस जाने का फैसला कर लिया। बिहा के जाने के बाद वो घर वालों से भी गाफिल हो गया था। इससे बिहा पर गुस्सा था जिसने इससे किया वादा तोड़ा था। 1 महीने बाद वो घर जा रहा था जहाँ इसकी बिहा की यादें थी, मगर कोई जानने आगे क्या होने वाला था। काम समझ गए हो ना? जी सर, कल वो लड़की आपके सामने होगी, शख्स ने मुअद्दब अंदाज में कहा था। इस लड़की के साथ जो कोई भी कोशिश करना, इनका काम भी तमाम हो जाए, मगर इस लड़की को जिंदा मेरे पास लाना। ये रहा एड्रेस, बाकी काम होने के बाद एडवांस मिलेगा। अरबाज कहकर अपनी कार में बैठ गया। बस आज का दिन और खुश हो लो उम्मीद बीबी, कल तुम मेरे पास होगी और फिर तुमसे हर हिसाब पूरा करूँगा। दिल ही दिल में वो उम्मीद से मुखातब हुआ तो इसका इरादा घर जाने का था ताकि वो हर इल्ज़ाम से बच सके। हेल्प प्लीज़ हेल्प। आज की मीटिंग के बाद वो थक गई थी। रोमियो आज एलिज़ा को लेकर शॉपिंग करवाने जाने वाला था तो वो इसकी गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रही थी। बचपन से वो इसका साथी था। अब तक इसकी तरक्की में रोमियो इसका शान बशाना था। रोमियो का तो बचपन में ही में ख्वाब था कि वो इसकी दुल्हन बने। इसके आगे पीछे फिरती रहे की वजह भी यही थी। सब घर वालों ने इसका नाम रोमियो रख दिया था और वो इसकी संजीदा तबीयत को देखते हुए घर वालों और ख़ासकर ऑफिस स्टाफ में वो मिस खड़ूस कहलाई जाती थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सिर्फ रोमियो ला सकता था, वो भी इसकी आदी हो चुकी थी। इसके बारे में सोचते हुए इसने घर से थोड़ा दूर कार पार्क की और पैदल चलने लगी। तभी इसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। इसने आवाज़ के सिम देखा, वो दूसरी गली से आ रही थी। जल्दी से इसकी तरफ गई। आवाज़ आना बंद हो गई थी। इसने गली के कोने पर रुककर देखा। एक नकाबपोश शख्स एक डरी सहमी लड़की की गर्दन पर चाकू रखे इसका पर्स छीन रहा था। वो लड़की के चाकू के डर से खामोशी हो गई थी, मगर आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसने जल्दी से जाकर इस नकाबपोश को किक लगाई। वो बिना संभले सीधा जमीन पर गिरा था। फिर गुस्से से उठकर इसकी जानिब बढ़ा। इसने आगे बढ़ते इसके नाक पर मुक्का मारा था। अपनी नाक पर खून बहता देखकर इस शख्स को मजीद गुस्सा आया। यू बिच, इसने गाली देते हुए इस पर चाकू से वार किया जो बर वक्त इसके पीछे हो जाने की वजह से चूक गया। इसने इसके चाकू वाले हाथ पर अपने हाथ मारकर चाकू गिरा दिया। फिर आगे बढ़कर इसे गर्दन से पकड़कर इसके पेट में लात मारी। वो दर्द से दोहरा होता नीचे चला गया। इस लड़की के गर्दन से लिपटा स्टॉलर इसने खींचकर उतारा और इस नकाबपोश के हाथ पीछे करके कमर तक ले जाकर बांध दिए। नकाब वो इसका उतार चुकी थी। वो कोई सड़क चाप बराबर था। इसे बांधकर इसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला। हेलो पुलिस, हियर इज़ अ स्ट्रीट रॉबर, यू शुड अरेस्ट हिम अर्जेंटली। लोकेशन सेंड करने के बाद वो इस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुई। आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका, इस लड़की ने उर्दू में कहा। आप एशियन हैं? इसने हैरान होते हुए पूछा। जी मैं पाकिस्तानी हूँ, इस लड़की ने जवाब दिया। तभी पुलिस वहाँ आ गई और रोमियो भी। तुम यहाँ कैसे? एलिज़ा को लेकर नहीं गए? इसने रोमियो से पूछा था। हम तो कब से फारग होकर घर भी पहुँच गए थे मगर मिस खड़ूस तो अपने ऑफिस से
निकल कर आने की बजाय मटर कश्ती पर निकल आई हुई थी। लोकेशन ट्रेस करके आना पड़ा मुझे। इसके मुंह बनाकर बोलने पर जहां वो संजीदगी के साथ इसे देख रही थी वहीं वो लड़की खिलखिलाकर हंसी। रोमियो ने फौरन इसकी जानिब देखा, फिर कान खुजाते हुए अपने मिस खड़ूस की जानिब जो अभी भी संजीदा थी। थैंक यू मैम। पुलिस ऑफिसर इसे थैंक यू बोलकर चला गया। ये कौन था? अपना कोट दो। इसके संजीदगी से कहने पर वो अपना कोट उतार कर इसे दे चुका था। इसने रोमियो का कोट खुद पहना और अपना उतार कर इस लड़की को दे दिया। आओ तुम्हें तुम्हारा घर ड्रॉप कर दूं। वो लड़की खामोशी जिसके साथ हो ली। आगे चलता रोमियो इससे पूछ रहा था और वो अपनी संजीदा लहजे में इसे सब बता रही थी। अचानक रोमियो पीछे मुड़ा। आपका नाम? मिस उम्मीद। दानिया एक डायरी खोलकर बैठी थी। इसके बचपन की यादें कैद थी इसमें। एक तस्वीर पर हाथ फेरते हुए वो मुस्कुराई। काश कि मैं कभी तुमसे मिल पाऊं। वह तस्वीर को देखती अपनी सोचों में गुम थी जब इसे अपनी पुप्पो की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ मर गई है? सुनाई नहीं दे रहा क्या? इनके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो डायरी बंद करती उठी। डायरी को अलमारी में रखकर वो कमरे से बाहर निकल गई। जी पुप्पो, जी पुप्पो की बच्ची, नीचे और संभाल इस मुसीबत को। उन्होंने ज़मीन पर पड़े बेहोश पड़ी रोजीना की जानिब इशारा किया था। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती इनके पास आई और इन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। इनके ठंडे पड़ते जिस्म को देखकर वो रोने लगी। सुभान सुभान। वो अपने पुप्पो के बेटे को बुलाने लगी जो अपने कमरे से बाहर आकर एक बेजार नज़र इन पर डालकर घर से निकल गया था। पुप्पो, अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। सुभान को बुलाए ना, वो मेरी मदद करे। मेरे बच्चे को परेशान न कर। पानी डाल, इसके चेहरे पर उठ जाएगी। काम न करने के बहाने हैं बस। वो तो नफर से कहती कमरे से चली गई। दानिया ने अफसोस से इन्हें जाते देखा, फिर घर से बाहर आ गई। साथ वाली तहमीना खाला और उनके बेटे की मदद से रोजीना को हॉस्पिटल लेकर गई जहां इन्हें एडमिट कर लिया गया। अबीहा को गए 1 माह हो गया था। वो पिछले 1 महीने से पाकिस्तान में था। सहर बेगम से बात करने के बाद इसने वापस जाने का फैसला कर लिया था। वो अपना सामान पैक कर रहा था जब इसके मोबाइल पर कॉल आनी शुरू की। इसने नंबर देखकर कॉल पिकअप की। अगर बात काम की ना हुई तो मुझे बहुत अपनी शक्ल मत दिखाना, इसने गुस्से से कहा। फिर दूसरी जानिब में कुछ कहे जाने वाली बात पर वो सीधा खड़ा हुआ। हॉस्पिटल का नाम? इसने पूछा। मैं आ रहा हूँ। फ़ोन पॉकेट में रखकर वो कार की कीज उठाकर रूम से निकल गया। हाशिर हमदानी इस बार आपको जाने नहीं देगा जीनी हाला, वह दिल ही दिल में कहता तेजी से ड्राइविंग कर रहा था। अम्मी, हम हवेली नहीं जा रहे क्या? उम्मीद ने नीलम बेगम से पूछा था। नहीं बेटा, हम शहर जा रहे हैं। लेकिन अम्मी, मेरा सामान? उम्मीद ने पूछा। बेटा, तुम्हारा सामान पहले ही घर पहुंच चुका है और फिक्र न करो, जो रह गया है वो खरीद लेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। तभी इनकी कार के आगे कार रुकी। अगर बर वक्त वो ब्रेक न लगाकर ड्राइवर ने कार को बैलेंस ना किया होता, इससे पहले वो कार से बाहर निकलता। सामने कार में से 3 आदमी निकलकर इसकी जानिब आए थे। इन तीनों के हाथों में गन देख नीलम बेगम भी काफी हद तक खौफजदा हो गई। निकल बाहर। इनकी कार को बीच में रोक लिया गया था। न जाने कौन लोग थे वो, शक्ल से तो वो गुंडे मवाली लग रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को कार से बाहर निकाला, फिर कार में बैठी उम्मीद को बाहर आने का इशारा किया। नीलम बेगम ने अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करना चाहिए तो इस शख्स ने इन पर गन तान ली। देखो मैडम, जो कह रहे हैं वो करो, वरना जो होगा इसका जिम्मेदार तुम होगा, इस आदमी ने कहकर अपने साथी को इशारा किया जिसने उम्मीद को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। क्या चाहिए तुम लोगों को? नीलम बेगम ने कार से निकलकर पूछा था। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। वो ज़बरदस्ती उम्मीद को साथ ले जाने वाले थे। इनका क्या करूं? साहब ने कहा था जो साथ है इन्हें ख़त्म कर देना। इसके एक साथी ने कहा। ख़त्म कर दो फिर, बेनियासी से कहते वो आगे बढ़ने लगा तो बढ़ ना पाया। इसने पीछे मुड़कर उम्मीद को देखा जो गुस्से से इसे घूर रही थी। वो उसे घसीटने लगा तो उम्मीद ने एक झटके से इसका हाथ छुड़वाया। इससे पहले कि वो कुछ समझता, उम्मीद ने माहिर कराटेबाज की तरह इसके बाजू और गर्दन पर वार किया। वह जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। इसके बाकी 2 साथी उम्मीद की जानिब बढ़े। उम्मीद ने भागकर एक को किक लगाई और दूसरे को गर्दन से दबोच लिया। कुछ देर में वो तीनों को बेहोश कर चुकी थी। नीलम बेगम हैरान से इसका रूप देख रही थी। दूसरी जानिब वो अपने हाथों को देखती हैरान हो गई थी। तभी इसका सर चकराया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाशिर हमदानी। दानिया को बुला दें। वह सब छोटे से मकान में खड़ा था। इसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसकी जीनी खाला इस घर में रहती हैं। आप दानिया के क्या लगते हैं? सामने खड़ी औरत इसका ऊपर से लेकर नीचे तक जायजा लेते बोली। मैं इसका कज़न हूँ, इसकी सगी खाला का बेटा। आप उसे बुला दें या कुछ और भी तफ्तीश करनी है? हाशिर ने तंज कहा तो इसने नज़र चुराकर घर के ऊपर वाले पोर्शन में दानिया को बुलाने की तरफ चली गई। हाशिर इसको घर को देखता हुआ माजी में चला गया। तुम्हें क्या मिलेगा पाकिस्तान जाकर? इसने कार चलाते हुए कहा था। मुझे जीनी पुप्पो को ढूंढना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत परेशान है। इन्हें हमारी ज़रूरत है। मैं जा रहा हूँ अगले महीने पाकिस्तान। ढूंढ लूँगा जीनी खाला को।
तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की, वो अभी भी इसके जाने से खिलाफ था। तुम क्यों कर इतना खिलाफ हो रहे हो मेरे वहाँ जाने से? क्योंकि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। हालात तो यहाँ के भी अच्छे नहीं, इसने दूबदू कहा। अभी अपने शोहर की कभी तो मान लिया करो। वजिश हुआ। मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ, तो ये मेरा आखिरी फैसला है, इसने कहकर रुख मोड़ा। क्यों हैं आप यहाँ? दानिया की आवाज़ इसे माजी से या बाहर लाई। तुम्हें लेने आया हूँ, अब से तुम इस घर में नहीं रहोगी, इसने संजीदगी से कहा। आज इतने सालों बाद आप लोग लोगों को हम याद आ गए। पहले कहाँ थे आप लोग? जब मेरा बाप मरा, जब मुझे और मेरी माँ को मोहताजी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। आप लोगों ने आज भी बहुत देर कर दी, मेरी माँ भी चली गई है। अब किस हक़ से आप इस घर में आए हैं और मुझे किस हक़ से लेकर जाना चाह रहे हैं? दानिया रोते हुए इससे सवाल कर रही थी। आशर संजीदगी के साथ इसको बोलते सुन रहा था। इसकी खामोश होने पर एक कदम आगे बढ़कर सामने आया। हो गया तुम्हारा, अब अपना सामान लाओ और चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। इसके दो टोक लहजे पर दानिया को मजीद गुस्सा आया। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, इसने गुस्से से कहा। मैं जोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, इसलिए जो कहा है वो करो, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के, मगर मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसकी हरदर्मी देखकर दानिया इसे घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो एक छोटा सा बैग लेकर आई। अम्मी ये लें आपकी चाय। उम्मीद ने चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने कप लेकर बेड की साइड टेबल पर रखा और इसे पीने का इशारा किया, बैठने का इशारा किया। उम्मीद इनके पास बैठ गई। परसों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। वो लोग तुम्हें लेकर जाने वाले थे, आज शांजल आ रहा है। मैं सोच रही हूँ उसे सब कुछ बता दूँ ताकि वो तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर सके, नीलम बेगम ने कहा। इनकी इतनी मोहब्बत पर वो मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ अम्मी, उम्मीद ने मोहब्बत से इनका हाथ थामा। मैं जानती हूँ तुम ठीक हो, डॉक्टर ने भी कहा है तुम्हें जल्द सब याद आ जाएगा। वैसे भी मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतना अच्छा लड़ सकती है, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। पता नहीं सब कैसे हो गया, फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये पहली बार नहीं है मैंने किसी को ऐसे मारा हुआ है। उम्मीद परेशानी से गोया हुई। नीलम बेगम इसकी परेशानी समझ रही थी। जहन के पर्दे में सब कुछ अचानक गायब हो जाना बहुत तकलीफ दे होता है। अम्मी आपकी चाय ठंडी हो रही है, मैं दोबारा बना कर लाती हूँ, उन्होंने परेशान देखकर उम्मीद ने बात बदली और चाय का कप उठाकर रूम से बाहर आने लगी। तभी रूम में दाखिल होते शांजन से टकरा गई। चाय के कप ने इसके कपड़े ख़राब कर दिए। इसने गुस्से से इसकी जानिब देखा। हु द हेल आर यू, इसने गुस्से से पूछने पर उम्मीद डर कर पीछे हुई। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, उम्मीद ने पीछे होते हुए कहा। शांजल बेटा बस कर दो, वो इससे घूरने अनजाने में हुआ है, नीलम बेगम ने कहा तो उम्मीद के पास से गुजरता अंदर चला गया। अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंकते हुए नीलम बेगम के गले लग गया। मैंने बहुत मिस किया आपको मॉम, मोहब्बत से कहता वो आंखें मूंद कर इनकी गोद में सर रखकर लेट चुका था। नीलम बेगम इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। उम्मीद खामोशी से वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब वो चाय लेकर रूम में आई तो शांजल नीलम बेगम की गोद में सर रखे सो रहा था। बहुत थका हुआ था मेरा बच्चा, नीलम बेगम ने इसके सर पर बोसा देते हुए कहा। उम्मीद मुस्कुरा दी। मैम आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इसके बाद मिस्टर जोसेफ के साथ मीटिंग है, फिर रोमियो सर के साथ डिनर है। इसकी पीए जो रवाने से पूरे दिन का शेड्यूल बता रही थी उसके घूरने पर नज़रें झुका गई। सॉरी मैम, वो गलती से मुंह से निकल गया। वो जानती थी मिस खड़ूस को गुस्सा रोमियो नाम सुनकर आया है, इसलिए फ़ौरन माजरत की। तुम जा सकती हो अब, इसे जाने का कहकर वो एक फ़ाइल खोलकर पढ़ने लगी। तभी कैबिन का डोर ओपन हुआ। इसने फ़ाइल से नज़रें नहीं उठाई थी, मगर वह पहचान गई थी रोमियो ही होगा। वह इसके सामने बैठ गया। तुम्हारी वो दोस्त, क्या नाम है इसका? वो सोचते कि एक्टिंग करने लगा। उम्मीद, वो मेरी दोस्त नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बातचीत की थी इससे, इसने फाइल बंद करते हुए इससे कहा। रोमियो ने अपनी हंसी दबाई। दोस्त नहीं है इसलिए 2 दिन से बाकायदा इसके साथ मिल रही हो, रोमियो ने हल्के फुल्के लहजे में तंज किया। शर्मिंदा करना चाह रहे हो तो कोशिश बेकार है, इसने दूसरी फाइल उठाते हुए कहा। रोमियो ने इसके हाथ से फाइल ली। मुझसे तो अपनी फीलिंग छुपाने की कोशिश मत करो, तुम्हारी आंखों से दिल का हाल जान लेता हूँ मैं, रोमियो ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम ईद के बारे में कुछ कह रहे थे, इसने बात बदली। रोमियो ने एक ठंडी सांस भरी। इसकी मिस खड़ूस जाने कब नॉर्मल होती? इसका मैसेज आया हुआ है, वो तुम्हारे साथ नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जाना चाहती है, रोमियो ने पीछे होते हुए कहा। ये तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने इसे अपना नंबर दिया हुआ है। तुम्हारी तो कोई भरोसा नहीं, काम में लुच कर इसका फ़ोन ही नहीं उठाओ, रोमियो ने वजाहत पर इसे घूरा। सारी एक्सप्रेशन तुम्हारे बीवी वाले हैं, मगर बीवी बनने को तैयार नहीं हो, रोमियो ने मुंह बनाते हुए कहा था। मैंने मैसेज कर दिया है, इसे कल चलेंगे नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, तो मलीज़े को भी बता देना, इसे भी साथ ले चलना है। वो कहती हुई अपनी चेयर से खड़ी हो गई। चलो मीटिंग अटेंड नहीं करनी क्या?
اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولی۔ رومیو اس کی جانب دیکھتا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ دانیہ بیٹا، سحر بیگم نے روم میں داخل ہو کر اسے پکارا، جو اندھیرا کیے بیڈ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اپنے نام کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سحر بیگم نے لائٹ آن کی۔ وہ بالکل اس کی امی جیسی تھی۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی اور ان سے لپٹ گئی۔ امی، آپ کہاں چلی گئی تھی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر؟ مت جائیے گا۔ دانیہ بیٹا، میں تمہاری خالہ ہوں، انہوں نے اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم ان سے لگ ہوئی۔ میری کوئی خالہ نہیں ہے جنہوں نے میری ماں کو اکیلا چھوڑ دیا، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ بیٹا، ہم نے بہت ڈھونڈا تھا زینی کو، مگر وہ پاکستان میں یہ نہیں جانتے تھے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ وہ USA میں کہیں ہو گئی۔ 1 سال پہلے ابیہا اور حاشر نے ہی معلوم کیا تھا کہ وہ جبران پاکستان چلے گئے تھے۔ یقین جانو بیٹا، ہم بہت مجبور تھے، ہمارے پاس تو جبران کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کیسے ڈھونڈتے ہم تم لوگوں کو؟ حاشر کے ہی کسی دوست نے زینی کے ہاسپٹل میں ہونے کا بتایا۔ وہ تو بہت عرصے سے تم لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے تو اپنی محبت تک کھو دی بیٹا۔ وہ روتے روتے اس کو سب بتا رہی تھی۔ ماں، میں پاکستان میں ہوں، یہ بات ابیہا کو کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے سحر بیگم سے پوچھا۔ بیٹا، اس نے تمہارے ڈیڈ کی باتیں سن لی تھی، سحر بیگم نے اسے بتایا۔ مام، اب کہاں ہے وہ؟ میں فون کر رہا ہوں مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ بیٹا، وہ اپنے گھر گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں ہوئی، سحر بیگم نے پریشانی سے کہا۔ مام، اس نے بس ایک میسج کیا ہے کہ مجھے اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مام، وہ فون نہیں اٹھا رہی اب، ڈیڈ سے کہیں اسے دیکھیں جا کر۔ اس نے کہہ کر فون کٹ کر دیا تھا۔ وہ مسلسل ابیہا کو کال کر رہا تھا جو اس کی بات نہیں فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ابیہا، کہاں ہو تم؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ جہاں مجھے ہونا چاہیے، ابیہا نے کہا تو اسے غصہ آیا۔ ابیہا، میں نے پوچھا کہاں ہو تم؟ حاشر نے غصے سے پوچھا۔ پاکستان، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ ابیہا، حاشر نے غصے سے اس کا نام لیا۔ میں نے کہا تھا تمہیں میرے ساتھ لے کر جانا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مجھے خود آنا پڑا۔ ابیہا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور فون کٹ گیا۔ حاشر ابیہا کو پکارتا رہ گیا۔ عدنان، گاڑی نکلواؤ جلدی۔ ابیہا کی لوکیشن معلوم کرتے ہی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ابیہا کے فون تک پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک ڈھابے والے کے پاس تھا۔ یہ فون آپ کے پاس کیسے آیا؟ وہ جی، آدھے گھنٹے پہلے ایک بس یہاں رکی تھی، اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ اس بس میں جو مسافر تھے ان میں سے کسی کا ہے یہ فون، میں نے ابھی دیکھا تھا۔ یہ فون بس کہاں جا رہی تھی اور کتنی دیر ہوئی ہے بس کو یہاں سے نکلے ہوئے؟ حاشر نے پوچھا۔ وہ جی 10 منٹ ہوئے ہیں بس کو یہاں سے نکلے ہوئے۔ عدنان کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہہ کر وہ ابیہا کا فون اس آدمی سے لے کر کار میں بیٹھ گیا۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے عدنان بار بار حاشر کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں اسے بس ڈھونڈ رہی تھیں۔ پھر ایک جگہ انہیں وہ بس نظر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اس کی نظروں کے سامنے بس میں بلاسٹ ہوا۔ عدنان نے فوراً اس کا سر پکڑ کر نیچے جھکایا۔ وہ اس بس سے کافی فاصلے پر تھے مگر دھماکے کی شدت زیادہ تھی۔ عدنان کا ہاتھ خود سے ہٹاتا وہ کار سے نکلا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم اس کی زندگی چھین جانے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر پوری قوت سے چلایا تھا۔ ابیہا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سمجھ نہیں پایا اپنے ایک رشتے کو کھونے کا دکھ منائے یا پھر ابیہا کے لیے دکھی ہو جو اس کی ماں کی تلاش میں خود کی زندگی بھی گنوا بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے سحر بیگم کے گلے لگ گیا۔ آمنہ بھی، ایک کپ کافی بنا دیں پلیز۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ بھی سو کر اٹھا تھا۔ نیلم بیگم بھی ابھی اتنا اسے سوتا دیکھ کر ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے روم سے نکل آئی تھی۔ اس کا ارادہ اس کی پسند کا کھانا بنانے کا تھا مگر اسے آرام سے نیند پوری کرتے دیکھ وہ دوپہر میں بھی اسے اٹھا نہ سکیں۔ وہ بھی گھر سے باہر گئی تھی۔ ان کا روز کا معمول تھا گھر کے نزدیکی پارک میں چہل قدمی کرنے کا۔ آمنہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ امید نے نیند سے بوجھل شانزر کی آواز سنی تو روم سے نکل کر کچن میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ کافی بنا کر شانزر کے روم میں آئی۔ شانزر واش روم میں تھا۔ وہ جلدی سے کافی رکھ کر روم سے نکل آئی۔ شانزر واش روم سے باہر آیا تو روم کے دروازے سے ایک دوپٹہ غائب ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے کافی کے مگ پر نظر پڑی تو سمجھ گیا کہ آمنہ بھی ہوں گی۔ ٹاول سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے بنیان پہنا اور کافی کا مگ اٹھا کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کافی کا پہلا سپ لیتے ہی وہ جان گیا کہ کافی آمنہ بھی نے نہیں بنائی مگر اسے کافی پسند آئی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا کافی پینے لگا۔ تبھی اس کی نظر نیچے گارڈن میں ٹہلتی امید پر پڑی۔ وائٹ فراک پر ریڈ دوپٹہ لیے وہ ایک گلاب کے پھول پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کچھ پل تو شانزل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک شبی بنی تھی جسے وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی جھٹک گیا تھا۔ یہ کون ہے اور یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ شانزل نے سوال کیا مگر اپنے فون کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نیلم بیگم کے آنے پر امید بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔
कुछ तो करना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो इस उम्मीद का हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं। इसे किसी भी तरह अपना बनाना ही है मुझे। अब ये अरबाज हसन की जिद बन गई है। अरबाज कुर्सी से उठकर टहलने लगा। शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है और 3 हट्टे कट्टे आदमियों को इसने धूल चटा दी। दाद देनी पड़ेगी इस लड़की की। अरबाज सिगरेट पीता हुआ मुसलसल अपनी इन नाकामी के बारे में सोच रहा था। इसका जहन नई प्लानिंग कर रहा था। अपने नए प्लान को सोचकर इसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई। अब बस इस पर अमल करना था। पहले तुमसे निपट लूँ ज़रा उम्मीद बीबी, फिर बड़ी अम्मी का भी मुकम्मल बंदोबस्त कर देंगे, वो हंसते हुए बोला। शांजल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फ़ोन पर बात करता शांजल फ़ोन काट करता इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बेटा, मैंने तुम्हें अपने दोस्त के बारे में बताया था, शुमाइला, उम्मीद इसकी बेटी है। वो जो लड़की यहाँ रह रही है वो? शांजल ने पूछा। हाँ, मैंने इसे अपनी साथ लाई हूँ। हवेली में इसे नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन इसे हवेली रहना ही क्यों था? मेरा मतलब है शुमाइला आंटी के पास क्यों नहीं रहती वो? क्योंकि शुमाइला भी इस दुनिया में नहीं है। और शुमाइला और उम्मीद से मुलाकात रखकर अब तक की सारी रोदाद से बताने लगी। माम, इतना कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रही हैं। सारी बात सुनने के बाद वो हैरत ज़दा भी था और परेशान भी। बेटा, तुम्हें परेशान नहीं होना करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बताया। लेकिन वो लोग जब उम्मीद के साथ लेकर जाने की बात कर रहे थे तो मैं डर गई थी। मैं नहीं चाहती ऐसा दोबारा हो। तुम इसकी हिफाजत के लिए कुछ करो। नीलम बेगम का अफसरदा लहजा और उम्मीद के लिए परेशानी देकर वो इन्हें तसल्ली देने लगा। 1 घंटे बाद इसके घर के बाहर गार्ड मौजूद थे, जिसने नीलम बेगम और उम्मीद की हिफाजत के लिए बुलवाए थे। अपने दोस्त के जरिए वो पुलिस को भी इस मामले में इन्वॉल्व कर चुका था। 1 दिन के रेस्ट के बाद इसकी शूट स्टार्ट हो चुकी थी। वो न्यू लोकेशन देखने जाने वाला था। जैसे ही वो रूम से जाने निकला, इसे उम्मीद गार्डन में जाती दिखाई दी। वो आहिस्ता से चलता इसके पीछे आया। मिस उम्मीद, इसके पुकारने पर वो मुड़ी। मुझे आंटी की मौत का दुख है। इनका और आपका साथ शायद इतना ही था। माम ने मुझे बताया कि आपको माजी का कुछ याद नहीं। जब तक आपको कुछ याद नहीं आता तब तक आपको एहतियात करनी है। हो सकता है आपके माजी में ही कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो लोग आपके पीछे पड़े हैं। शांजल ने इंस्पेक्टर अली के बात तो दोहराते हुए कहा, जो इसने केस डिस्कशन के दौरान इससे की थी। जब तक आप यहाँ हैं आपकी हिफाजत का बंदोबस्त मैं करूँगा। शांजल कहकर वापस मुड़ गया। उम्मीद की आंखों में देखते हुए से फिर से कोई याद आ गया था। उम्मीद खामोशी से जाता देखती रही। शांजल की बात से इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आई।